चलिए आज बात करते हैं 14वीं सदी के एक ऐसे कवि की जिनका नाम है विद्यापति। नाम तो शायद सबने सुना होगा, पर क्या हम उनकी असल कहानी जानते हैं? एक ऐसा नाम जो सदियों से गूंज रहा है, लेकिन जिसके पीछे की हकीकत, जिसके पीछे का इंसान बहुत कम लोग जानते हैं। उन्हें एक नाम मिला था, मिथिला का कोकिल। सोचिए जरा, कोयल की तरह मीठी और सुरीली आवाज वाला कवि। एक ऐसी आवाज जिसने उस दौर की कविता में जैसे एक नया वसंत, एक नई बहार ला दी थी। तो विद्यापति इतने मशहूर क्यों हुए? चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जो उनकी सबसे बड़ी पहचान है, उनकी अद्भुत, दिल को छू लेने वाली प्रेम कविताएं। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। एक ऐसा समय था जब कविता, ज्ञान, संस्कृति, हर बड़ी चीज सिर्फ संस्कृत में होती थी। ये पढ़े लिखे ऊंचे तबके की भाषा थी, आम लोगों की नहीं। और ठीक इसी माहौल में विद्यापति ने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल अलग था। देखिए, उनका हुनर इतना जबरदस्त था कि लोगों ने उन्हें अभिनव जयदेव कहना शुरू कर दिया, मतलब नए जयदेव। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। जयदेव अपने समय के सबसे बड़े कवि माने जाते थे और विद्यापति को सीधा उनके बराबरी का दर्जा दिया जा रहा था। इससे उनके कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। पर क्या कहानी बस इतनी ही है? क्या विद्यापति सिर्फ प्रेम के गीत गाने वाले एक कवि थे, या उनकी शख्सियत के और भी कई पहलू थे जो वक्त की धूल में कहीं दब गए? तो चलिए अब पर्दा हटाते हैं उनकी शख्सियत की दूसरी परत से। ये वो विद्यापति हैं जो सिर्फ कवि नहीं थे, बल्कि एक बेहद उथल-पुथल भरे दौर के एक माहिर दरबारी और रणनीतिकार भी थे। उनका जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। वो मिथिला के एक ऐसे परिवार से आते थे जहां ज्ञान और राजनीति साथ साथ चलती थी। वो सीधे राज दरबार से जुड़े थे और उनकी किस्मत राजा शिव सिंह से जुड़ी हुई थी। शिव सिंह सिर्फ उनके राजा नहीं, बल्कि उनके जिगरी दोस्त थे। लेकिन फिर एक युद्ध में सब कुछ बदल गया। मिथिला में एक कहावत आज भी मशहूर है कि राजा तो एक ही था, शिव सिंह, बाकी सब तो लड़के थे। और इस महान राजा के सबसे भरोसेमंद इंसान थे विद्यापति, उनके दोस्त, उनके सलाहकार, हर मुश्किल में उनके साथ खड़े रहने वाले। ये रिश्ता उनकी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा था, शायद उनकी कविताओं जितना ही। राजा को उन पर कितना भरोसा था, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए। जब शिव सिंह अपनी आखिरी लड़ाई के लिए निकले तो उन्होंने अपनी सभी 6 रानियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी विद्यापति को सौंपी। सोचिए ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, और इसी भरोसे को निभाने की कीमत उन्हें 12 साल के लंबे वनवास से चुकानी पड़ी। लेकिन विद्यापति का जो सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी काम था ना, वो कुछ और ही था। और वो था उनकी भाषा का चुनाव। उन्होंने वो किया जिसकी उस जमाने में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों की भाषा संस्कृत को छोड़कर अपनी सबसे बेहतरीन कविताएं मैथिली में लिखीं। मैथिली, जो कि आम लोगों की भाषा थी, जो खेतों में, घरों में, बाजारों में बोली जाती थी। वो धरती की जुबान थी। और अपनी इस भाषा को लेकर वो खुद क्या कहते थे? विद्यापति की भाषा नए चांद की तरह है, जो कविता के पारखियों के दिलों को मोह लेती है। वो जानते थे कि इस जुबान में एक ऐसी ताकत है जो सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचती है। और ये सिर्फ भाषा बदलने की बात नहीं थी, ये एक तरह का आंदोलन था। जब उन्होंने ऊंचे दर्जे की कला को आम लोगों की बोली में ढाला, तो उन्होंने सिर्फ कविता नहीं रची, बल्कि एक पूरे समाज को, एक पूरी संस्कृति को उसकी अपनी आवाज दी, उसकी अपनी पहचान दी। तो हमने देखा कि वो एक प्रेम कवि थे, एक रणनीतिकार थे, एक भाषा के क्रांतिकारी थे। पर कहानी यही नहीं रुकती। वो इन सब से भी कहीं ज्यादा थे। वो अपने समय के एक कंप्लीट मैन, एक संपूर्ण व्यक्ति थे। उनका एक फलसफा था, एक आदर्श था। उनका मानना था कि एक इंसान को हर तरह से संपूर्ण होना चाहिए। सिर्फ पूजा पाठ या सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है। एक असली इंसान वही है जो धर्म, दौलत, प्यार और मोक्ष, इन चारों चीजों को अपनी हिम्मत, अपनी अक्ल और अपने हुनर से हासिल करे। मतलब एक बैलेंस्ड, एक पूरी जिंदगी। और ये सिर्फ उनकी बातें नहीं थीं, उन्होंने खुद ऐसी जिंदगी जी। जरा देखिए उन्होंने क्या क्या लिखा। एक तरफ दिल में उतर जाने वाले प्रेम गीत हैं, तो दूसरी तरफ भक्ति में डूबे भजन। फिर इतिहास पर किताबें हैं, कानून के ग्रंथ हैं और नैतिक कहानियां भी हैं। मतलब एक ही इंसान इतनी सारी अलग अलग विधाओं में माहिर था। ये वाकई कमाल है। अब आता है सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल। विद्यापति को गुजरे 600 साल से भी ज्यादा हो गए।
तो फिर उनकी आवाज आज भी हम तक कैसे पहुंची? एक ऐसी आवाज जो कागज पर कम और लोगों के दिलों में ज्यादा जिंदा रही। सोचकर देखिए 600 साल, वो भी उस जमाने में जब न कोई प्रिंटिंग प्रेस थी, न किताबें इतनी आसानी से मिलती थीं। तो फिर कोई कविता इतने लंबे समय तक जिंदा कैसे रह सकती है? इसका जवाब किताबों में नहीं, बल्कि लोगों की आवाज में है। विद्यापति ने अपनी कविताएं लिखने के लिए नहीं, गाने के लिए रची थी, और मिथिला की औरतों ने उन गीतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। वो गीत शादी ब्याह में गाए जाने लगे, त्योहारों में गाए जाने लगे, पूजा पाठ में गाए जाने लगे, और इस तरह माँ से बेटी को और फिर उसकी बेटी को पीढ़ी दर पीढ़ी ये गीत विरासत में मिलते चले गए। वो गीत अब सिर्फ गीत नहीं रह गए थे, वो उस पूरे संस्कृति की आत्मा बन गए। शादी के मंडप से लेकर शिव मंदिर के भजनों तक हर जगह, हर मौके पर विद्यापति की आवाज गूंजने लगी। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि जब किसी समाज या देश की पहचान सरकारी फाइलों और म्यूजियम में रखी चीजों में नहीं, बल्कि उसके लोगों के गाए जाने वाले गीतों में जिंदा रहती है, तो इसका असल में क्या मतलब है? शायद यही विद्यापति की असली और अमर विरासत है।